गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से LNIAS के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों हम हैं कंप्लीट रिवीजन इन 30 डेज सीरीज में, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम आज आगे नहीं जा रहा पर्यावरणीय प्रदूषण देखेंगे। पर्यावरणीय प्रदूषण का चैप्टर 1 सेकंड। पर्यावरणीय प्रदूषण का जो चैप्टर है दोस्तों, इसको हमने आपको बताया था कि 3 क्लासेज में फिनिश करेंगे, तो उसकी आज ये तीसरी क्लास है, पार्ट 3 है। और ये जो टॉपिक है हमने आपको बताया था कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, हर साल यूपीएससी इससे 1-2 सवाल जरूर पूछता है। कई बार तो कल आपको बताया था 2019 में 4 सवाल पूछे गए थे पॉल्यूशन वाले चैप्टर से। तो हम दोस्तों इसमें देखें तो देखिए ये हम कवर कर चुके हैं, और आज हम ये फिनिश कर लेंगे। पर्यावरणीय प्रदूषण वाला चैप्टर जो है ये हमारा फिनिश हो जाएगा आज। और कल से दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी जो है ना, जैव विविधता, ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके लिए हम 7 क्लासेस देखेंगे। पहली क्लास में हम बायोडाइवर्सिटी के कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, प्रकार क्या होते हैं, मापन क्या होते हैं, बायोडाइवर्सिटी प्रवणता क्या होती है। फिर भारत में जैव विविधता के हम 2 क्लासेज लेंगे, और उसके बाद दोस्तों 4 क्लासेज हम जैव विविधता संरक्षण पर लेंगे, जिसके अंतर्गत संरक्षण क्षेत्र जैसे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का सवाल है। गुड मॉर्निंग अजहर खान। क्या सवाल पूछा था देखो दोस्तों, कि पूछा है निम्नलिखित में से कौन से कारण या कारक बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, ये पूछा है। यानी कि बेंजीन पॉल्यूशन जो है वो किन किन कारणों से होता है। पहला बोल रहा है दोस्तों स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित पदार्थ, ऑटोमोबाइल से जो निष्कासन होता है उससे बेंजीन प्रदूषण होता है। दूसरा तंबाकू का धुआं, इससे बेंजीन प्रदूषण होता है। तीसरा पूछता है दोस्तों लकड़ी का जलना। और चौथा है रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग करने से बेंजीन पॉल्यूशन होता है। और 5वां है पॉलीयूरिथीन से जो निर्मित उत्पाद है उनका अगर हम उपयोग करते हैं तो इससे बेंजीन प्रदूषण होता है, ये पूछा है। तो दोस्तों इसका जवाब आप खुद दोगे। देखिए पहले हम बेंजीन पॉल्यूशन क्या होता है, बेंजीन क्या होता है, इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके आंसर पर आएंगे। देखिए दोस्तों बेंजीन क्या है दोस्तों, बेंजीन एक केमिकल है, एक रसायन है। और अगर रूम टेम्परेचर पे बात करें तो इसका जो कलर है ना दोस्तों वो रंगहीन होता है, कलरलेस है, यानी हल्के पीले रंग का ये तरल पदार्थ होता है, हल्का पीला रंग इसका दिखता है। और अगर दोस्तों बात करें इसकी घुलनशीलता की, तो ये जल में ना आंशिक घुलनशील है, यानी कि जल के ऊपर ये तैरता है। और एक बात और ध्यान रखनी है दोस्तों बेंजीन की विशेषता में, ये अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ है, ठीक है बेंजीन। और दोस्तों अगली इसकी विशेषता की बात करें तो इसका जो निर्माण है ना बेंजीन का, ये ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक और मानवीय दोनों गतिविधियों के माध्यम से बेंजीन का उत्पादन हो सकता है दोस्तों। और ये दोस्तों कच्चे तेल, क्रूड ऑयल्स, और जो ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेस है, तेल शोधन रिफाइनरीज है, उनमें ये बाई प्रोडक्ट के रूप में ये बनता है, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ठीक है। और दोस्तों ये कार्सिनोजन है। कार्सिनोजन मींस कैंसर उत्पादक, कैंसर का कारण बन सकता है मनुष्य में। कौन सा कैंसर दोस्तों, लसिका, हेमेटोपोएटिक कैंसर, माइलोजेनस ल्यूकीमिया इत्यादि का ये कारण बन सकता है। बेंजीन के बारे में ये फैक्ट्स आप याद रखिएगा। अगर इसके उपयोग की बात करें दोस्तों, तो इसका उपयोग ना, कुछ रसायन ऐसे होते हैं जिनका उपयोग हम प्लास्टिक, रेजिन, नायलॉन या सिंथेटिक फाइबर बनाने में करते हैं। वो जो रसायनों का उपयोग करते हैं उनको बनाने के लिए हम बेंजीन का उपयोग करते हैं, ये आप ध्यान रखिए। इसका उपयोग दूसरा दोस्तों रबर, स्नेहक मींस लुब्रिकेंट्स जो होते हैं, रंग, डिटर्जेंट, दवाएं और कीटनाशक बनाने के लिए भी किया जाता है। ये बेंजीन के कुछ उपयोग याद रखिएगा। अब दोस्तों इसका बाई प्रोडक्ट के रूप में कहां से निकल रहा है, ऑयल रिफाइनरिंग जो प्रोसेस है, या जो क्रूड ऑयल है। दूसरा दोस्तों ये ना सिगरेट में तंबाकू के दहन से भी बेंजीन का निष्कासन होता है। सिगरेट जो पीते हैं उससे बेंजीन निकलता है। दूसरा दोस्तों ये लकड़ी के धुएं और जो ऑटोमोबाइल का निष्कासन है, ऑटोमोबाइल से जो धुआं निकलता है उसमें भी बेंजीन का निष्कासन होता है। अब देखिए उस सवाल को जो अभी हमने डिस्कस किया था। तो दोस्तों ये जो 3 है ना, इसमें इन 3 से तो बेंजीन का प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, बाकी ये 2 नहीं करते। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। यूपीएससी ने इसका आंसर ए माना था। गुड मॉर्निंग वीकेआईडी, जीनियस, एलबी, अजहर खान, पीहू पटेल, गुड मॉर्निंग। अब देखिए दोस्तों ये बेंजीन के बारे में पढ़ा। अब एक और सवाल देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का क्या पूछा है,
कोयले के बारे में पूछा हुआ है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा है कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं। बिल्कुल होते हैं, ये फैक्ट्स आप याद रखिएगा। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। हाँ दोस्तों, ये ऑक्साइड जो होते हैं ना दोस्तों, चाहे सल्फर के हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कोयला अगर जलेगा तो ये उत्सर्जित होंगे ही। तीसरा है दोस्तों, भारतीय कोयले की राख, जो भारतीय कोयले में राख की जो मात्रा है वो अधिक पाई जाती है। तो इसको आप, ये फैक्ट्स आप याद रखिएगा। तो इनमें से कौन से कथन सही है दोस्तों? ये तीनों ही सही है। ठीक है, डी, हाँ बिल्कुल सही। अब देखिए दोस्तों, एक और सवाल है जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन से कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त होते हैं? देखिए दोस्तों, इस्पात उद्योग से कौन कौन से, 1 सेकंड सॉरी, ये हैंग हो रहा है, कोई नहीं, कौन कौन से उत्पाद मुक्त होते हैं दोस्तों? तो इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों सारे ऑक्साइड इससे मुक्त होते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये कुछ सॉरी, बड़ी टेक्निकल कुछ, हाँ अब ठीक है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया सवाल है। जीनियस एलबी, गुड। ये क्या पूछा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो प्रावधान है वो जोड़ा गया था? तो दोस्तों ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ये ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम और हस्तर नियम है, यानी कि ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 जो आए थे उसमें इसका प्रावधान किया गया था। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, अच्छा ये हो गया, ठीक है। अब ये देखते हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, आज ई वेस्ट पढ़ेंगे, हम सॉलिड वेस्ट पढ़ेंगे, ई वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे, बायो रेमेडिएशन पढ़ेंगे, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉलिड वेस्ट से, ठोस अपशिष्ट। अब दोस्तों ठोस अपशिष्ट क्या होता है? सिंपल सा है दोस्तों, जो भी कोई ठोस पदार्थ, जो भी हम फॉर एग्जांपल कुछ भी यूज करते हैं, कोई डिब्बे, कांच के सामान, प्लास्टिक, कोई आवासीय कचरा, जो भी हम यूज करते हैं, जब वो अनुपयोगी रह गया हो, उसका कोई उपयोग ना बचा हो, जब हम उसको फेंकने के उस पे आ जाते हैं, तो वो ठोस अपशिष्ट है। अब दोस्तों इस ठोस अपशिष्ट का क्या किया जाए? तो ये ना हमारे देश में समस्या नहीं है, पूरे वर्ल्ड की ये समस्या है कि जो भी ये सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है इसका क्या करें, क्योंकि दोस्तों इसका निस्तारण करना होता है, डंपिंग करना होता है। तो जो इसका मैनेजमेंट कैसे करें, जो ये वेस्ट बन रहा है इसका, तो उस मैनेजमेंट के लिए दोस्तों भारत सरकार एक ये नियम लेके आई थी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016। ये नियम ना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके इनको ना आप ठीक से समझिएगा। देखिए पहला क्या है दोस्तों, इसमें आप याद रखिए, जो ये नियम है ना ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, इन्होंने रिप्लेस किया था किसको? म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं निपटान नियम 2000। वर्ष 2000 के ये नियम थे, इनको रिप्लेस करके 2016 में क्या लेके आए? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा दोस्तों, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 है ना, इसके अनुसार जो कचरा है उसको स्रोत पर ही जहां वो जनरेट हो रहा है वही गीला और सूखा दो पार्ट में डिवाइड कर लिया जाएगा, ये इसमें प्रावधान किया गया है। दूसरा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इन नियमों का जो प्रभाव है ना दोस्तों, जो ज्यादा ये इंप्लीमेंट होते हैं, जो सभी स्थानीय निकाय है ना, सभी स्थानीय निकाय और नगरीय संकुलों, इन पर, यानी कि सभी स्थानीय निकायों पर ये लागू होते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ अधिसूचित निकायों पर होते हो या कुछ स्थानीय निकायों को छोड़ दिया गया हो, नहीं, सभी निकायों पर ये प्रभावी होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा देखिए दोस्तों, एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें इसके तहत जो प्रदूषण करता है ना, यानी कि जहां से सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है, वो इसको जो सॉलिड वेस्ट है उसको 3 प्रकारों में बांटेगा। पहला दोस्तों, जैव निम्नीकरणीय, गैर जैव निम्नीकरणीय और घरेलू खतरनाक अपशिष्ट, यानी 3 श्रेणियों में जो सॉलिड वेस्ट जनरेट होगा उसको कैटेगराइज किया जाएगा। अगला देखिए इसमें, अब देखिए स्थानीय निकायों को भी बताया हमने कि स्थानीय निकायों के बारे में हुआ है, तो स्थानीय निकाय द्वारा दोस्तों निर्धारित यूजर शुल्क का भुगतान प्रदूषणकर्ता द्वारा किया जाएगा, ये आप याद रखिएगा। यानी कि जहां से सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है ना, उसको शुल्क देना होगा स्थानीय निकायों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। और ये शुल्क जो है स्थानीय निकायों द्वारा निर्मित विनियमों से निर्धारित होगा, यानी कि स्थानीय निकाय इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा कि ये शुल्क जो है कैसे लिया जाएगा, कितना लिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त दोस्तों इस नियम के अंतर्गत विभिन्न कुछ और स्टेक होल्डर्स है और पक्षकार है। भारत सरकार है, भारत सरकार के कुछ मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वाला है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, ये सब इसमें सम्मिलित रहेंगे। अगला दोस्तों स्थानीय निकायों के कुछ उत्तरदायित्व होंगे, जैसे कि घर घर से अपशिष्ट संग्रहण। ये नियम में लिखा गया है कि जो स्थानीय सरकार होंगी, स्थानीय जो निकाय होंगी, उनका ये कार्य होगा कि जो सॉलिड वेस्ट जो जनरेट होगा इसको घरों से संग्रहण किया जाए, इनका विनियमन का निर्माण किया जाए, यूजर शुल्क निर्धारण तथा बायोमिथेनेशन, माइक्रोबियल कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, ऐसी टेक्निक्स जो है इनका यूज किया जाए। अजहर खान क्या पूछ रहे हैं, बॉटम अप कंट्रोल, टॉप अप डाउन के कंट्रोल के बारे में बताइएगा सर। ये तो इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट है अजहर खान, बता देते हैं, रुकिए इसको देख लेते हैं, पहले अभी बताता हूं। अब देखिए ये रूल्स पढ़े दोस्तों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, तो इसी पर देखो दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में सवाल था। क्या सवाल है, भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, इसके बारे में पूछा है कौन सा एक कथन सही है, ये पूछा है। देखिए अपशिष्ट उत्पादक को 5 कोटियों में अलग अलग करने होंगे। क्या हमने भी देखा था कि 5 श्रेणी में विभाजित कर रहे थे क्या अपशिष्ट को, सॉलिड वेस्ट को? नहीं, कितने में कर रहे थे? 3 में विभाजित कर रहे थे दोस्तों, अभी देखा, तो पहला गलत है। दूसरा ये कह रहा है ये नियम केवल अधिसूचित नगरीय स्थानीय निकायों पर लागू होंगे। ऐसा था क्या? नहीं, हमने पढ़ा था कि सभी स्थानीय निकायों पर ये नियम लागू होंगे, ये भी गलत है। फिर कह रहा है इन नियमों में अपशिष्ट भराव स्थलों तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यौरेवार मानदंड उपबंधित हैं। ये स्टेटमेंट सही है। अभी देखा ना कैसे कैसे उसमें बता रखा था कि घर से संग्रहण करना है स्थानीय निकायों को, वो सब रूल्स इसमें क्लेरिफाई किए गए। चौथा स्टेटमेंट है अपशिष्ट उत्पादक के लिए यह आज्ञापक होगा किसी एक जिले में उत्पादित अपशिष्ट किसी अन्य जिले में ना ले जाए। ये गलत है दोस्तों, ले जाया जा सकता है, तो इसका आंसर है सी। हाँ अजहर खान आप पूछ रहे हो बॉटम अप कंट्रोल और टॉप डाउन, देखो इसको ऐसे समझो, ये इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट है। देखो हमने इकोसिस्टम में आपको बताए थे, जैसे ये पिरामिड है, ठीक है, इसमें नीचे कौन है? प्राथमिक उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर, ये हमने बताया था। अब देखो टॉप डाउन जो अप्रोच जो आप पूछ रहे हो ना, टॉप डाउन यानी कि टॉप से डाउन की तरफ। अब इसमें जो आप देखोगे ना, जैसे प्राथमिक उत्पादक की कुछ पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, इसकी कुछ पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, इनकी कुछ पॉपुलेशन जनसंख्या है, ठीक है, तो इनकी जो जनसंख्या है ना, जैसे ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, द्वितीयक उपभोक्ता है, इसकी जो जनसंख्या है वो किसके नियंत्रण में है दोस्तों? ये शीर्ष मांस भक्षी है ना, ये इसकी जनसंख्या को कंट्रोल करेगा। और ये प्राइमरी कंज्यूमर की जनसंख्या कौन कंट्रोल करेगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। और उत्पादकों की कौन करेगा दोस्तों? प्राइमरी कंज्यूमर। तो ये टॉप डाउन है, ये वाली टॉप डाउन अप्रोच है। और दूसरी पूछ रहे हो आप बॉटम टू टॉप, देखिए ये कंट्रोल, ये पॉपुलेशन कंट्रोल का है टॉप, ये टॉप डाउन जो है। और जो बॉटम अप क्या है, देखो बॉटम अप का मतलब है बॉटम टू टॉप, यानी नीचे से हम ऊपर जाएंगे, बॉटम अप अप्रोच। इसमें क्या है अजहर खान समझिए, ये क्या है? प्राथमिक उत्पादक, ये प्राइमरी कंज्यूमर प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीयक उपभोक्ता, और ये तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उत्पादक, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और फिर टर्सरी कंज्यूमर। ये निर्भरता को बताएगा। जो बॉटम अप अप्रोच है ना, ये अब निर्भरता को बताएगी। कैसे? जो प्राथमिक उत्पादक है इन पे कौन निर्भर है? प्राथमिक उपभोक्ता। और प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर कौन निर्भर है? द्वितीयक उपभोक्ता। और द्वितीयक उपभोक्ता के ऊपर निर्भर कौन है? टर्सरी उपभोक्ता। यानी कि अगर हम देखें, अगर जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्राथमिक उपभोक्ता है, अगर इनको इकोसिस्टम से हटा लिया जाए तो पूरा इकोसिस्टम ही ध्वस्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दो अप्रोच है, इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, आई होप समझ में आया अजहर खान। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों इसमें। अब इसके साथ साथ खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट नियम 2016 जो ये भी, इनका भी उल्लेख किया गया था। इनका कहां था दोस्तों? ये जो नियम है इनकी अनुसूची 1 और अनुसूची 6 में जो हजार्डस जो पदार्थ होते हैं, जो खतरनाक पदार्थ होते हैं, ये उन पर लागू होता है। और इसके लिए क्या किया गया था? इस नियमों के अंतर्गत मूलतः खतरनाक पदार्थों के लिए कुछ कर्तव्यों का निर्धारण किया गया था।
और इसमें आपको जो याद रखना है ना, वो याद रखने का पॉइंट ये दोस्तों, इसमें कैसे खतरनाक पदार्थों का जो पदानुक्रम है, अनुसरण है, उनको कैसे यूज लें, कैसे उनको खत्म करें, वो सब के स्टेप बताए गए। पहला स्टेप है इसमें निवारण, दूसरा है न्यूनीकरण मिनिमाइजेशन, तीसरा है पुनःचक्र रीयूज, फिर पुनःचक्रण रिकवरी उपयोग एवं प्रसंस्करण, सुरक्षित निस्तारण सेफ डिस्पोजल। ये पॉइंट्स है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब ई वेस्ट के बारे में और बात करते हैं। ई वेस्ट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होगा, जो भी दोस्तों हम इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यूज करते हैं, अगर वो कोई भी उपयोग नहीं बचता है उनका, एकदम अनुपयोगी हो जाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, उनको फेंक देते हैं। तो क्या होता है, वो ई वेस्ट बन जाता है। अब ई वेस्ट में क्या क्या हो सकता है, कुछ भारी धातु जैसे सीसा, कैडमियम, बेरिलियम, क्रोमियम, पारा, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। अब इनके लिए भी ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 है, पहले 2011 थे, फिर कुछ संशोधन करके 2016 लेके आए। अब 2016 वाले में जो क्या किया गया था वो आप देखिएगा। इनमें दोस्तों जो ई कचरा है, जो ई वेस्ट है, उसमें जो हम CFL यूज करते हैं, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, तथा पारा वाले जो अन्य लैंप हैं, इनको भी इसमें शामिल कर दिया गया था। ये आप फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा, इसमें जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, CPCB, कल जो हमने डिस्कस किया था, उसको इसमें एकल प्राधिकार दे दिया गया है। अजहर खान, थैंक यू। अब दोस्तों, ई कचरा नष्ट करने तथा पुनर्चक्रण करने के काम में शामिल श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास, यानी कि ये कौन देखेगा, श्रमिकों की सुरक्षा हो या उनके हेल्थ की बात हो या उनके स्किल डेवलपमेंट की बात हो, तो वो कौन डिसाइड करेगा दोस्तों, ये इन नियमों में ये बताया गया है। और नियमों के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान भी किया गया है। ये ई वेस्ट के बारे में। अगला देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब जिस पर हम आए, बायो रेमेडिएशन, जैव उपचार। अब जैव उपचार क्या है, पहली बात तो आप इसमें याद रखना दोस्तों, जो बायो रेमेडिएशन है, जो ये जैव उपचार है, ये वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक है, अपशिष्ट का प्रबंधन करती है, यानी कि प्रदूषकों को हटाती है, प्रदूषण को खत्म करती है। अब नाम से ही पता लग रहा है, बायो प्लस रेमेडिएशन, जैव, यानी कि बायो की बात आ रही है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात आएगी पक्का, जो जैविक पदार्थ है उनकी बात की जाएगी। तो इसमें यही होता है दोस्तों, इसमें क्या करते हैं, जो प्रदूषण है ना, प्रदूषित स्थान पर जो प्रदूषण हो रहा है, उसको हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माध्यम से हटाते हैं, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से हम प्रदूषण को खत्म करते हैं, वो बायो रेमेडिएशन है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, ये सूक्ष्म जीव प्रदूषित क्षेत्र के स्थानीय जीव हो सकते हैं, या तो जहां प्रदूषण फैला हुआ है जिस क्षेत्र में, या तो वहीं के जीव होंगे, वहीं के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यूज करेंगे, या फिर हम हो सकता है कहीं और से प्रदूषित क्षेत्र में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेकर आ जाएंगे और इनको वहां पर छोड़ देंगे, जिससे जो प्रदूषण है वो समाप्त हो जाएगा। अब इसमें किन किन का यूज किया जाता है, देखो दोस्तों, बैक्टीरिया, कुछ कवक, फंजाई, ये सब हम इसके अंतर्गत यूज लेते हैं। अब देखिए इसमें आप, अब बायो रेमेडिएशन की ना कुछ टेक्निक है, कुछ तकनीक है कि बायो रेमेडिएशन कैसे किया जाए, कहां पे किया जाए। अब उसमें दो तरीके का है दोस्तों, ये इसको आप ध्यान से सुनिए। एक तो है स्वस्थाने, इन सीटू बायो रेमेडिएशन टेक्निक, एक है एक्स सीटू। अब एक्स सीटू, इन सीटू, स्वस्थाने, बहिस्थाने, ये क्या मतलब है, सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। देखो दोस्तों, यदि जो हम दोस्तों जैवोपचार की जो टेक्निक यूज कर रहे हैं, जो भी टेक्निक यूज कर रहे हैं, अगर हम उसको वहीं कर रहे हैं जहां प्रदूषण हो रखा है, जहां प्रदूषक है, प्रदूषित क्षेत्र है, वहीं पे अगर हम इस टेक्निक को यूज कर रहे हैं, तो वो स्वस्थान है, इन सीटू बायो रेमेडिएशन है। अब इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सस्ती पड़ती है और इसका जो प्रभाव है वो भी अच्छा आता है। वहीं अगर सपोज कीजिए जो प्रदूषित पदार्थ है, जो भी प्रदूषण हो रखा है, जो भी प्रदूषित क्षेत्र है, मान लो जहां पर प्रदूषण पदार्थ है, उस प्रदूषण पदार्थ को हम शिफ्ट कर देते हैं किसी और जगह पर, और वहां ले जाके हम बायो रेमेडिएशन की जो टेक्निक्स है वो यूज लेते हैं, तो वो एक्स सीटू बायो रेमेडिएशन हो जाएगा। आई होप आर यू गेटिंग माय पॉइंट, हर्ष आर्या, थैंक यू। ये जैव उपचार की टेक्निक है, इन सीटू और एक्स सीटू। अब इसमें दोस्तों ये जो टेक्निक्स है इनके नाम याद रखिएगा आप। इन सीटू बायो रेमेडिएशन में कौन कौन सी टेक्निक आती है, बायो वेंटिंग, जैव छिड़काव, बायो स्टिमुलेशन, जैव संवर्धन। एक्स सीटू में कौन कौन सी आती है, कंपोस्टिंग, लैंड फार्मिंग, बायो पाइलिंग, बायो रिएक्टर। ये कुछ कुछ टेक्निक्स आप याद रखिएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, देखो ये यूपीएससी बहुत बार पूछता है इस तरीके के सवाल। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन पद जो जैविक उपचार है, बायो रेमेडिएशन को सबसे स्पष्ट रूप से वर्णित करता है। चार ऑप्शन दे रखे, कमेंट करके बताइए बायो रेमेडिएशन क्या है, अभी पढ़ा है। भवनों की सतह के तापमान को कम करने के लिए, उनके निर्माण के लिए हरित निर्माण सामग्री का प्रयोग, ये है क्या, नहीं, गलत है। पर्यावरणीय प्रदूषित पदार्थों को कम जहरीले रूप में अवशोषित करने के लिए,
जीवित सूक्ष्म जीवों का उपयोग, हाँ ये आंसर सही है बी। अब एक बायो रेमिडिएशन में एक चीज आप याद रखिएगा, इसके कुछ सीमाएं होती है ना, हर कोई भी टेक्निक हो उसमें भी कुछ कमियां होती हैं। इसमें एक कमी है दोस्तों, जो बायोडिग्रेडेबल जो जैव निम्नीकृत जो अपशिष्ट हैं जो प्रदूषक है, ये उन्हीं का जैव उपचार कर पाता है। जो नॉन डिग्रेडेबल है, फॉर एग्जाम्पल सीसा हो गया, लेड जो है, कोई भारी धातु हो गई, तो उनका ये जैव उपचार नहीं कर पाता है, ये आप याद रखिएगा। अगला इसमें एक देखो, यूपीएससी ने इसमें सवाल पूछा था 2017 में, आप खुद बताइएगा, प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में जो बायो रेमिडिएशन है, जैव उपचार है, इसमें तकनीक से कौन सा से लाभ है, ये सवाल पूछा है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा, कैडमियम और लेड जैसी जो भारी धातु है, इनका भी मतलब जैव उपचार से पूरी तरीके से किया जा सकता है। अभी हमने क्या डिस्कस किया कि जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, लेड और ये, इनका नहीं किया जा सकता। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, जैव उपचार के लिए विशेषतः अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। 1 और 3 इसका आंसर सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक सवाल और देखिए दोस्तों, जैव उपचारों के निम्नलिखित प्रकारों और उनके उपयोग की सर्वाधिक सामान्य विधियों को सुमेलित कीजिए। इसमें पूछा है फाइटोरेमिडिएशन क्या होता है, बायोलीचिंग क्या होता है, ये छोटे से 2-3 कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन है, ये भी देख लेते हैं। बताइए, फाइटोरेमिडिएशन संदूषकों को, यानी जो प्रदूषक है, जो पॉल्यूटेंट्स है, उनको अगर पादप के माध्यम से हटाया जाए तो उसको फाइटोरेमिडिएशन कहते हैं, बिल्कुल पहला स्टेटमेंट तो ठीक है। दूसरा, बायोलीचिंग, जल से धातुओं को हटाने के लिए पादपों का उपयोग, नहीं ये तो गलत है दोस्तों। अभी ये देख लेंगे दोनों क्या होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। अब जब फाइटो रेमिडिएशन और ये लीचिंग की बात हुई है तो इनको भी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। देखिए, फाइटो रेमिडिएशन क्या होता है, फाइटो, जहां फाइटो शब्द आएगा मतलब दोस्तों पादपों की बात हो रही है। मतलब अगर जो प्रदूषक है, संदूषक हो, उनको हटाने के अगर पादपों का उपयोग करें तो फाइटो रेमिडिएशन है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, कुछ पादप ना ऐसे होते हैं जो संदूषकों को, जो प्रदूषक होते हैं, उनको अवशोषित कर लेते हैं, तो हम उस जगह पे इन पादपों को उगा देते हैं और ये उन प्रदूषकों को सोख लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं, और हम इस पादप का फिर बाद में निस्तारण कर देते हैं। तो इस तरीके से प्रदूषकों को हटाया जाता है। फिर बायोलीचिंग क्या होती है, अब हमने अभी बताया था, बायो शब्द जैसे आ गया ना, तो समझ जाइए कुछ जैविक बात हो रही है। अगर दोस्तों जीवित जीवों का प्रयोग करके मृदा से हम कुछ भारी धातुओं को हटाएं तो बायोलीचिंग हो जाती है। वही राइजोफिल्ट्रेशन क्या होता है दोस्तों, जल से धातुओं को हटाने के लिए अगर हम पादपों का प्रयोग करें, जल में कुछ प्रदूषक आ गया, कुछ भारी धातु आ गया और उनको हटाना हो और हम पादपों का यूज करें तो राइजोफिल्ट्रेशन है। बायोस्टिमुलेशन क्या होता है, अपशिष्टों में किसी माध्यम से अनुप्रयुक्त संदूषकों को हटाने के लिए अगर सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करें तो वो बायोस्टिमुलेशन है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बायोडायवर्सिटी बहुत ही हॉट टॉपिक है यूपीएससी का। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी और अपना रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।